मित्रों नमस्कार। एक बार फिर वर्ण विचार भाग 8 में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पूर्व में जिक्र किया था कि हम आगामी वीडियो में वर्णमाला के सभी वर्णों की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं और उनका विभाजन किस प्रकार है। तो हमने स्वरों पर बात कर ली, व्यंजनों पर बात कर ली और भी कुछ जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है उन पर भी बात की है। तो हम इस प्रकार इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो पहले हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं स्वर से। तो हिंदी में हमने मूल स्वर, संधि स्वर, इन सब को मिला करके कुल स्वरों की बात की थी। 11 स्वर होते हैं। और इसी प्रकार हम व्यंजनों की बात की थी। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। 5 तो वर्ग है, तो 5 × 5 25। फिर 4 अंतःस्थ वर्ण हैं, तो ये हो गए 4। फिर 4 ऊष्म वर्ण हैं। ये कुल मिलाकर कितने हुए? 33। और ये तो हो गए 33 और ये हो गए 11। कितने हुए? ये 44। हिंदी में 2 उच्छिप्त वर्ण हैं जिसका हमने जिक्र किया था। जो हिंदी की अपनी उपज है, ये 2 वर्ण हैं, ड़ और ढ के नीचे जो बिंदी है ढ। तो ये मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 2। और कितने हुए? 46। इन 2 को यहीं गिनते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में स्वर हो गए 11 और व्यंजन हो गए 35। तो मूल जो ध्वनि है और उनका जो लिखित रूप है वो मूल वर्ण कितने हुए? सारे 46। तो अगर सीधा सा प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो 11, व्यंजन कितने हैं, तो 35। मूल में 33 और 2 जो उच्छिप्त वर्ण हैं उनका प्रयोग होता है। अब ये पूछा जाता है कि इनके अलावा संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कितने हैं। तो हम बताएंगे कि 4 संयुक्त अक्षर है, जिसका हमने व्यंजनों का जिक्र किया था, उस समय जिक्र किया था। तो ये जो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 है, इनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो अगर हम से पूछा जाए कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम 46 ही बोलेंगे। परंतु जैसे ही हम बताया जाएगा भी आप इनको जितने वर्ण लिखित रूप में बोलते हैं और जिनकी लिखित रूप में सबकी आकृति भिन्न भिन्न है, उन सबको मिलाकर बताओ, तब हम इसका उत्तर देंगे। ये सारे मिलके हो गए 50। अब एक सवाल और हो सकता है कि इसके अलावा क्या कोई और ध्वनि का लिपि चिन्ह वर्णमाला में प्रयुक्त होता नहीं है? तो हमारा जवाब है होता है। परंतु वर्णों की जब संख्या बात करेंगे तो वर्णों की संख्या सीधी सीधी 46 और संयुक्ताक्षरों के समेत 50 होगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ध्वनियाँ हैं जिनका वर्ण तो नहीं बनता है, परंतु उनका लिपि चिन्ह भिन्न भिन्न है। तो उनको हम सिलसिलेवार देखते हैं। तो ये 50 संख्या आप ध्यान में रखना। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि ये अभी तक हमारी जो गणना हुई थी वो 50 है। अब 2 हमारे अयोगवाह है जिसका हमने जिक्र किया था। अयोगवाह कौन से हैं? एक अनुस्वार और इसको ऐसे लिखते हैं, और एक विसर्ग। अनुस्वार का हमने जिक्र बहुत कर लिया। पंचवर्णों के तरह प्रयुक्त होता है, संयम में अलग रूप में प्रयुक्त होता है। और विसर्ग ये संस्कृत के जो तत्सम शब्द है वहाँ इसका प्रयोग होता है, या जब संधि करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो प्रातः काल लिखना है तो आपको विसर्ग का प्रयोग
करना पड़ेगा। तो परंतु जब यशोदा लिखेंगे और संधि करेंगे तो आपको यश धन दा करना पड़ेगा। तो विसर्ग संधि में और या उन शब्दों में जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, वहाँ आपको विसर्ग का प्रयोग करना है। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत के तत्सम शब्दावली हमारे हिंदी में हूबहू प्रयुक्त होती है, इसलिए हमें इस विसर्ग को भी स्वीकार करना पड़ेगा और इस अनुस्वार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये दो ध्वनियाँ जब मिल जाती है अयोगवाह, तो यहाँ संख्या हो जाती है 52। अधिकांश जो विद्वान हैं वो यही मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 22 वर्णों का समाहार किया गया है। कैसे किया गया है? 11, 33, 2, 4। समझ में आ रहा है ना? ये 11, फिर 33, फिर 2, फिर ये 4, फिर ये 2। परंतु अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा भी तो हिंदी में और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको क्यों छोड़ा जाए? तो हमारा जो इस समय जवाब होगा वो ये है कि अब कितने को सही मानना है, कितने को गलत मानना है, या क्या आपका प्रामाणिक जवाब होगा। तो इसके लिए हमारे पास आपको मैं बता दूं कि 2 प्रकार की हिंदी का हम प्रयोग करते हैं। एक हिंदी हमारी जो संघ की राजभाषा है, और दूसरी हिंदी जो 8वीं अनुसूची की हिंदी है, इसमें हमारा हिंदी साहित्य लिखा जाता है, कविता कहानी वगैरह हम लिखते हैं। तो जब सामान्य जो परीक्षाएं आती है, पटवारी की आ गई, रीट की आ गई, या आरएस की आ गई, आईएएस का सामान्य पेपर आ गया, उस सब में ये अपेक्षा रहती है कि हम हिंदी संघ की जो राजभाषा है उसकी हिंदी की क्या नियमावली है उस पर बात करें। वो साहित्य की जो हिंदी है उसमें क्या क्या रूप बनते हैं, कैसे रूप बनते हैं, वो हम संदर्भ के साथ उस पर बात करेंगे। अभी जो हम बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 343 है, 343(1) है, उस पर जो क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ हिंदी देवनागरी लिपि अंकों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो हम जब संघ की राजभाषा की बात करते हैं तब हमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना हुआ है, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया, उसी के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में एक हिंदी निदेशालय बना हुआ है। और हिंदी निदेशालय समय समय पर जो देवनागरी लिपि है उसका मानकीकरण है, और उसकी जो वर्तनी है उसके जो मानकीकरण है उस पर पुस्तकें निकालती रहती है। तो ये पहली बार 1967 में काम हुआ था, फिर 1989 में ये किताब आई, फिर 1910 में भी आई, 2010 में आई है। अभी जो लेटेस्ट इसका संस्करण है वो 2019 है। तो उसमें जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण स्वीकृत किए गए हैं, हम आज के दिनांक तक उसी को प्रमाणिक मानते हैं। तो अभी जो जितना ही मैंने जिक्र किया है वो सभी जिक्र उसी किताब के आधार पर किया है। ये किताब आप देख सकते हैं, ये देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से किताब प्रकाशित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय पुराना लिखा हुआ है, अभी ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इसी के आधार पर हम पूरे वर्णों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए 52। उसके बाद भी और लिपि चिन्ह रहते हैं जो मूलतः वर्ण तो नहीं है, परंतु उनके लिए भी देवनागरी लिपि में चिन्ह है। जैसे स्वर का जो अनुनासिक रूप है, स्वर का जो अनुनासिक रूप है जिसका हमने जिक्र किया था पहले, ये चंद्र बिंदु, तो इसको भी इस वर्णमाला में स्वीकृति प्रदान की गई है। ये एक ये और हो गया। दूसरा जो अंग्रेजी से आया है अर्धचंद्र,
जैसे ऑफिस लिखते हैं या कॉलेज लिखते हैं, तो ये जो चिन्ह हैं, ऐसे जो डॉक्टर लिखते हैं, तब इस हिंदी में भी, क्योंकि अंग्रेजी जो हम बहुभाषिकता की बात करते हैं, तो हमें अंग्रेजी शब्दों को भी हिंदी में लिखना पड़ता है। मतलब सबको तो नहीं हम साथ में रख सकते हैं, बाकी जो अधिकांश जिन जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है उनका भी देवनागरी लिपि में क्या चिन्ह होता है उसको हमें लेना पड़ेगा। तो ये अर्धचंद्र जो है, ये अंग्रेजी में जो डॉक्टर है, ऑफिस है, कॉलेज है, तो उनके लिए ये चिन्ह भी स्वीकृत किया जाएगा। एक ये और हो गया। तीसरा, जो हम व्यंजन को हलंत करते हैं, मतलब व्यंजन को स्वर रहित करते हैं, तो ये चिन्ह है हल चिन्ह। तो ये ऐसा लिखा जाता है, तो इसको भी हमें स्वीकृति प्रदान करनी है। तो ये और हो गया। अब इसके अलावा एक बार मिटा देता हूँ, और यहाँ ये 3, ये 1 2 3, तो यहाँ एक बार एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो हल चिन्ह यहाँ से मिटाता हूँ। तो हल चिन्ह के बाद में एक अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह संस्कृत से आया हुआ है। संस्कृत शब्दों में क्या है कि जब अ की उपस्थिति होती है परंतु अ वहाँ होता नहीं है, संधि से अ लुप्त हो जाता है, परंतु उच्चारण के लिए उसकी उपस्थिति दिखानी होती है, तब यह अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो सोहम लिखना है, तो यहाँ अहम है, परंतु यहाँ ये सोहम लिखना है, ये सोहम लिखा, तो यहाँ अ की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। जैसे को अपी लिखा, को अपी है परंतु अ नहीं लिखेंगे, ये पी, तो जब उच्चारण किया जाएगा तो को अपी बोल देंगे, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ अ पहले से है। उसी प्रकार नास्ती है, तो अगर लिखना चाहे नास्ती तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ संधि से पूर्व में अ था, और अब संधि करने के बाद में यहाँ अ की उपस्थिति दिखाने के लिए इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो हम संधि पढ़ेंगे तो पूर्व रूप संधि आएगी, अयाद्य संधि के साथ अपवाद रूप में आती है, तो वहाँ हम इसका विस्तार से जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कितने हो गए, 1 2 3, और ये अवग्रह चिन्ह एक और हो गया, तो ये 4 चिन्ह और हो गए। तो इन 4 चिन्हों के साथ हमारी वर्णमाला की जो संख्या हो रही है, वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या हो रही है, तो यहाँ ये 4 और जोड़ देते हैं। कौन कौन से हो गए? अनुनासिक और अनुनासिक चंद्र बिंदु एक ही बात है, फिर अर्धचंद्र, फिर हल चिन्ह, और फिर अवग्रह। एक बार पुनः लिख लो। चंद्र बिंदु, ये हल चिन्ह, और अवग्रह, और कौन सा रह गया? और अर्धचंद्र। ये अंग्रेजी का है, इंग्लिश, ये संस्कृत का, ये भी संस्कृत का है, परंतु हिंदी में इसको बहुतायात के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी संस्कृत का है। अब ये जो अवग्रह है ये केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है। अब क्योंकि जो देवनागरी लिपि है उसका हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ स्वीकार किया गया है। तो ये 4 ये हो गए। इसके अलावा जो हमारे पास जो हिंदी की शब्दावली है उसमें खूब सारे विदेशी शब्द हैं, और उन विदेशी शब्दों में जो अरबी, फारसी, पश्तो, इस भाषा के बहुत सारे शब्द हैं। तो उसके लिए इन कुछ जो वर्ण हैं जिनको गृहीत बोलते हैं या आगत बोलते हैं, उनको भी निदेशालय ने स्वीकार किया है। जैसे ये को, ये खो,
ये गो, ये जो और ये फ। चूँकि इसकी ठीक ठीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम भ्रमवश जहाँ पर नुक्ता लगना है वहाँ नुक्ता नहीं लगा देते हैं, और जहाँ नुक्ता लगाना ज़रूरी है वहाँ छोड़ देते हैं। तो इसलिए अगर आपको नुक्ते की ठीक ठीक जानकारी नहीं है तो बिना नुक्ते से काम चलाइए। परंतु अब अगर शुद्ध रूप से अगर हमें कोई रेफरेंस देना है अरबी का, फारसी का, तब आपको इन नुक्तों का प्रयोग करना है। उर्दू शब्दावली में इन नुक्तों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देवनागरी लिपि में इनको स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार ये कितने हो गए? 44, 46, 50, 52, 56, और अगर इनको और गिन लेते हैं तो ये कितने हो गए? 56 और 5 ये 61। परंतु ये 61 ऐसे मूल रूप में सारे वर्ण नहीं है। सारे वर्ण तब सीधे गिनती करोगे तो आपके पास ये इतने आएंगे, 11, 33, 2 और यहाँ तक सीमित हो जाएंगे। फिर स्वयं व्यंजन करोगे तब 4 और जोड़ लेना, और अयोग बहा करोगे तब ये 2 और जोड़ लेना। फिर ये हल चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, अर्धचंद्र, चंद्र बिंदु को जोड़ोगे तब ये 4 और जोड़ लेना। और जब उर्दू के जो नुक्ता वाला वर्ण है उनको शामिल करना है तब आपको 5 और जोड़ लेना है। तो अभी जो अद्यतन जो हमारी देवनागरी लिपि है, जिनको निदेशालय नई दिल्ली ने मानकीकृत किया है, उसमें इन 61 वर्णों का जिक्र हुआ है। अब जैसा भी सवाल आता है आपको वैसा वैसा उसको जवाब देना है। किसी प्रकार के से कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अभी जितनी भी बात की है उसमें सारे वर्णों की बात कर ली है, स्वरों की भी बात कर ली और व्यंजनों की बात कर ली, और जो स्वरों और व्यंजनों दोनों में नहीं गिने जाते हैं उनकी भी बात कर ली है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, क्योंकि अब हमारे पास प्रामाणिक जानकारी है। अगर इस पुस्तक के आधार पर हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो उसको न्यायालय में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको ठीक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न उत्तर मिलते हैं। कई 51 स्वर बताते हैं, कई 52 बताते हैं, कि 46 स्वर क्या वर्ण बताते हैं, 46 बताते हैं। मैंने एक एक को क्यों मानना है और क्यों नहीं मानना है उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल देवें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो बनाने की जो श्रृंखला है वो लंबी है, और जब तक हमारा हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें और आप ज्ञानवान और अद्यतन जानकारी से अवगत होते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।